हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे इंडिया का कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, यानी कि जो भी यातायात और परिवहन वाला जो सेक्शन हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक। तो इससे अभी तक प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे थर्ड ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए जो भी इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, पीसीएस और आरओ एग्जाम्स के लिए, वो सारे के सारे फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो पहले तो देखेंगे इंडियन रेलवे के बारे में। तो रेलवे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ हिस्ट्री के बारे में है और कुछ अटैच्ड है, और बाकी कुछ जोन, मतलब टोटल 17 जोन है। इन जोन्स के हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको कवर करेंगे। इसके बाद रोड के बारे में। ठीक। रोड के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं। देन पोर्ट और वाटरवेज, यानी कि जलमार्गों और अपने पोर्ट्स के बारे में, बंदरगाहों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रेलवे से पहले। तो रेलवे के बारे में सबसे पहली बात तो यही, जो बचपन से पढ़ते आए हैं, भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो मुंबई से थाने के बीच 1853 में। ठीक, फर्स्ट ट्रेन के बारे में। और रेवेन्यू के पार्ट में, रेलवे का जो कुल राजस्व, कुल रेवेन्यू का हिस्सा है, उसका जो 70% रेवेन्यू आता है वो मालवाहक से। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में रेलवे, जो मालवाहक रेलवे गाड़ियाँ हैं, उन पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, तो इस वजह से। और बाकी जो 30% रेवेन्यू है वो आता है पैसेंजर से। और जो खर्च के मामले में देखा जाए तो पैसेंजर पे ज़्यादा होता है, और रेवेन्यू के मामले में उससे कम ही आता है। अब इंडियन रेलवे पूरे वर्ल्ड में चौथे स्थान पे है। यूएस के रेलवे, रशियन रेलवे और चाइनीज रेलवे के बाद इंडिया का रेलवे रेलवे नेटवर्क चौथे नंबर पे है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में अक्सर, तो जैसे कि लोकोमोटिव एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ठीक, तो कोच की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बनारस में क्या बनता है? डीजल लोकोमोटिव इंजन। ठीक, जो डीएलडब्ल्यू एरिया है बनारस का, जिसको बोलते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक, तो वहाँ पे डीजल इंजन बनाए जाते हैं। फिलहाल के लिए ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट हो गए, लेकिन अभी डीजल इंजन के अलावा बाकी और टाइप के इंजन भी रेलवे के बनाए जाते हैं। और जमशेदपुर में क्या बनता है? यहाँ भी डीजल इंजन बनता है। जमशेदपुर में भी डीजल इंजन बनाए जाते हैं। और चितरंजन में स्टीम एंड इलेक्ट्रिक इंजन जो बनाए जाते हैं वो ट्रेन के, वो चितरंजन में बनाए जाते हैं। और यहाँ पे कोचेस भी बनाई जाती हैं। ठीक, कोचेस भी चितरंजन में, और बाकी स्टीम एंड इलेक्ट्रिक इंजन तो बनाए जाते हैं। और भिलाई में रेलवे एंड स्लीपर कार्स बनाए जाते हैं। अच्छा, और रायबरेली में क्या बनता है? रेलवे के कोचेस बनाए जाते हैं। ठीक, रेलवे के कोचेस रायबरेली में बनाया जाता है। देखो, रायबरेली में कोचेस और भिलाई में कार्स। देखो, कार और कोचेस में क्या डिफरेंस होता है? तो दोनों का काम होता है कैरी करना। कार्स जो होती है वो फ्रेट को कैरी करती है, यानी कि जो माल धोने का काम होता है रेलवे में, उनको कार बोलते हैं। और जो पैसेंजर्स को धोने का काम करती है उनको कोचेस बोलते हैं। ठीक, और दोनों का काम होता है धोने, मतलब कैरी करना, कुल मिला के। अब इंडियन रेलवे गेज के बारे में। देखो, इंडियन रेलवे गेज, इंडिया में बेसिकली 4 तरीके के गेज अभी करंटली यूज़ में हैं। गेज क्या होते हैं? दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है। जैसे ये पटरी है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक, आउटर एरिया से नहीं लेंगे, जो इनर साइड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है, ये होता है रेलवे गेज। तो इस तरीके से जो 4 तरीके के गेज हैं, उनकी जो डिस्टेंस और दोनों के बीच की जो डिफरेंस है लेंथ की, वो वेरी करती है। जैसे जो ब्रॉड गेज होता है, जो सबसे बड़ा माना जाता है, वो करीब 5.5, दोनों पटरियों के बीच में 5.5 फीट की दूरी पे होता है, जिसको बोलते हैं 1.676 मीटर। इसी तरीके से मीटर गेज तो पता ही 1 मीटर का होगा। और नैरो गेज जो होता है वो 0.672 मीटर का होता है। इसी से जैसे, मतलब 1.76 तो 1 मीटर कम हो जाता है, तो 1.67 से -1 कर देंगे। ये मीटर ब्रॉड गेज से मीटर गेज को जब माइनस कर देंगे तो एक तरीके से नैरो गेज मिल जाता है। अब इसके अलावा भी एक गेज होता है लाइट गेज, 0.610 मीटर का, 0.610 मीटर का लाइट गेज। तो हमको जो पता होने की ज़रूरत है एग्जाम्स के लिए, तो ब्रॉड गेज पता होना चाहिए। मीटर गेज तो कॉमन सेंस की बात है, तो 1 मीटर का होगा। और नैरो गेज पता होना चाहिए। तो ये 2 गेज पता होंगे, तो अगर एग्जाम्स में पूछता है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में, तो इजीली हम टैकल कर लेंगे। तो मीटर की बात हो गई। और रेलवे से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं।
जैसे एक ये बात है, ये जो रेलवे स्टाफ कॉलेज था उसको नेम चेंज कर दिया गया है। अब उसको नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है और ये कहाँ पे लोकेटेड है तो वडोदरा, गुजरात में लोकेटेड है। गुजरात के वडोदरा में। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसने जो स्टार्ट किया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो फ्रेट कॉरिडोर यानी कि जो मालवाहक ट्रेनें चलाई जाएँगी, तो डेडिकेटेड का मतलब है कि डेडिकेटेड फ्रेट का मतलब है कि ये पर्टिकुलर मालवाहक के लिए ये बनेंगी। इन पटरियों से का जो मेन पर्पज़ है, वो माल ढुलाई ही है। तो एक इस 2 इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 2 कॉरिडोर हैं। एक तो ईस्टर्न यानी कि जो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और एक पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। तो पूर्वी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंडिंग होती है, इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो पूछा भी है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी है। तो ये पंजाब में लुधियाना से स्टार्ट होकर के जो पूर्वी है, धनकुनी वेस्ट बंगाल तक जाती है, ठीक? और कहाँ से कहाँ को कवर करती है, इसमें मेरठ भी आ जाता है कानपुर से होते हुए। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 1839 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसी तरीके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, ठीक? पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये ददरी कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर या ग्रेटर नोएडा में, जो भी बोलना है। उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होता है और जेएनपीटी तक जाता है। जेएनपीटी यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, कहाँ पे है? महाराष्ट्र के मुंबई में। इसकी लेंथ कितनी है? 1506 किलोमीटर। लेंथ पे तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट के कहाँ से होता है, इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो रेलवे के बारे में इतनी बातें थी। अब रेलवे के बारे में एक और बात है, जो रेलवे का डिवीज़न किया गया है, ठीक? हेडक्वार्टर का डिवीज़न जो डिफरेंट रीजन्स में। तो इंडियन रेलवे को टोटल 17 हेडक्वार्टर्स में डिवाइडेड है, 17 ज़ोन में डिवाइडेड है। अब देखो, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा-सा समराइज़ करने का कोशिश किया है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ज़ोन में। ये जो डिवीज़न मैंने किया है, ये केवल याद या फिर मेमोराइज़ करने के पर्पज़ से, और बाकी ऐसा कोई गवर्नमेंट का डिवीज़न नहीं है। तो इस वजह से मैंने किया, जैसे कि ये दिख रहा होगा, नॉर्दर्न रेलवे में या मतलब उत्तरी क्षेत्र में ये उत्तरी हो गया, उत्तर-पूर्वी हो गया, उत्तर-पश्चिम हो गया, उत्तर-मध्य हो गया। इसी तरीके से दक्षिणी में दक्षिणी हो गया, दक्षिण-पूर्वी, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य। और फिर यहाँ एक बचता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी कि उत्तर-पूर्व सीमा, और इधर हो जाता है साउथ ईस्ट सेंट्रल, यानी ईस्ट तक यहाँ तो रहेगा, इधर फ्रंटियर हो जाता है और इधर सेंट्रल हो जाता है। तो दोनों को लिंक करके ईज़िली याद कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वाले में। तो नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर के बारे में, तो उत्तरी रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। उत्तरी रेलवे मतलब दिल्ली से स्टार्ट होगा और अभी नॉर्थ ईस्ट आएगा, वो गोरखपुर में, ठीक? इसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। उत्तर पूर्वी का गोरखपुर में, और उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में। अब फिर उत्तर पश्चिम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में। जबलपुर में नहीं है, जबलपुर में साउथ सेंट्रल का है। अभी आगे आएगा। तो उत्तर पश्चिम का पता हो गया हमें, नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर में। अब नॉर्थ सेंट्रल का तो प्रयागराज में है। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी कि जो लास्ट एक तरीके से, तो इसका हेडक्वार्टर है असम के मालेगाँव में, ठीक? इसका मुख्यालय असम के मालेगाँव में है। तो इस तरीके से नॉर्थ वाला हमारा याद हो मतलब कंप्लीट हो गया। तो याद करने का एक केवल ट्रिक है, बाकी इसका ऐसा कोई डिवीज़न नहीं है, ये मैं पहले ही बता दिया। अब साउथ वाले में इसी तरीके से है। देखो साउथ जैसे नॉर्दर्न स्टार्ट हुआ, उत्तरी वो हुआ दिल्ली से, इसी तरीके से सदर्न स्टार्ट होगा चेन्नई से, ठीक? चेन्नई में है दक्षिणी मुख्यालय, इसके बाद दक्षिण-पूर्वी, जैसे उत्तर-पूर्वी था, उसी तरीके से दक्षिण-पूर्वी का कोलकाता में। अब उत्तर-पूर्वी का कहाँ पे था? तो इसका था गोरखपुर में था, ठीक? और दक्षिण-पूर्वी का कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में। और दक्षिण-पश्चिमी का कहाँ हो जाएगा? हुबली में। ये हुबली कहाँ का है? ये हुबली कोलकाता वाला नहीं, ये कर्नाटका का हुबली है, ठीक? कर्नाटका में है। और उत्तर-पूर्वी का कहाँ पे था? तो जयपुर में था। तो ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो साउथ सेंट्रल यानी कि दक्षिण मध्य का कहाँ पे है? सिकंदराबाद, ये महाराष्ट्र में, ठीक? और उत्तर सेंट्रल मतलब उत्तर मध्य का कहाँ पे था? तो प्रयागराज में था। अब साउथ ईस्ट सेंट्रल की बात करें तो ये बिलासपुर में, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। साउथ ईस्ट सेंट्रल का मुख्यालय यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ये बिलासपुर में है।
तो ये हमारा नॉर्दर्न कंप्लीट हो गया और सदर्न कंप्लीट हो गया। अब बचता है 2, ईस्टर्न और वेस्टर्न ज़ोन। तो कुल मिलाकर के देखो 17 है टोटल, टोटल 17 में से 10 कंप्लीट हो गए, 5 इसके और 5 इसके। अब बचते हैं 7। तो अब ईस्टर्न और वेस्टर्न ज़ोन को कवर करते हैं। तो ईस्टर्न ज़ोन में मैंने 4 किया है, मतलब एक तरीके से 4 डिवीज़न है। ईस्टर्न का, मेट्रो रेल का, इसके बाद ईस्ट कोस्ट, ईस्ट सेंट्रल यानी कि पूर्व मेट्रो रेल, पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट यानी कि पूर्वी तट और पूर्व मेट्रो मतलब पूर्वी मध्य रेलवे। इसी तरीके से वेस्टर्न वाले में पश्चिमी और सेंट्रल मतलब वेस्ट सेंट्रल, और उसके बाद अपना आप में एक है वेस्ट सेंट्रल। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है कि जो एक है सेंट्रल रेलवे, ठीक? सेंट्रल रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में। उसको मैंने वेस्टर्न रेलवे के साथ अटैच कर दिया है, ठीक? तो ये क्योंकि वेस्टर्न का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है, इस वजह से तो याद करने में आसानी होगी। अब ईस्टर्न वाला देखते हैं। तो पूर्वी का रेलवे का हेडक्वार्टर और मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर सेम जगह पे है। कहाँ पे? कोलकाता में। अभी हमने देखा था साउथ ईस्टर्न का भी कोलकाता में ही था। दक्षिण पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर यहाँ ये भी कोलकाता में ही था। तो कोलकाता में एक तरीके से 3 जो हमारे मुख्यालय हैं कोलकाता में ही हैं। और पूर्वी कोस्ट का ये है भुवनेश्वर में। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक? भुवनेश्वर में कोस्ट का जो अभी कोस्ट की बात होगी तो भुवनेश्वर की बात होगी। अभी एक कोस्ट और आएगा। तो अब पूर्व मध्य का रेलवे ये हाजीपुर में। ये कहाँ पे है? बिहार में। ठीक? हाजीपुर बिहार में। पूर्व मध्य का हाजीपुर बिहार में और पूर्व मध्य जो ये था उत्तर मध्य, ये यूपी में है प्रयागराज में। और पूर्व मध्य की बात आएगी तो ये हाजीपुर बिहार में होगा। ठीक? तो अब वेस्टर्न की बात करते हैं, लास्ट वाला। तो वेस्टर्न रेलवे जोन्स के बारे में, तो वेस्टर्न का तो पता ही है मुंबई में होगा। और एक सेंट्रल रेलवे है, ठीक? ये वेस्टर्न के साथ अटैच नहीं है क्योंकि वेस्ट सेंट्रल भी एक है। वेस्ट सेंट्रल ये जबलपुर में जाएगा, ठीक? इसका हेडक्वार्टर जबलपुर में जाएगा। मैंने तभी साउथ सेंट्रल बोल दिया था, ये एक्चुअल में वेस्ट सेंट्रल होगा जबलपुर में। तो पता हो गया। यहाँ पे कोलकाता में 3 हो गए, मुंबई में 2 हो गए, ठीक? 5 तो ऐसे ही हो गए और बाकी जो ट्रिक मैंने ऊपर बताया उससे याद हो जाएगा। अब इसके अलावा एक कोंकण रेलवे भी है। इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में, मतलब मुंबई में ही कह सकते हैं। तो मुंबई में भी 3 हो गए, कोलकाता में भी 3 हो गए। ये भी कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर। अब ये कोंकण से समझ में आएगा कि गोवा में है, लेकिन एक्चुअल में गोवा में नहीं, ये मुंबई में है। इट ऑपरेट्स अलोंग द कोंकण कोस्ट ऑफ इंडिया कनेक्टिंग द मुंबई विद मैंगलोर। मैंगलोर है कर्नाटका में, ठीक? तो महाराष्ट्र से होते हुए मैंगलोर तक के डिस्टेंस को कवर करता है। पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि केरला में किसी भी रेलवे का हेडक्वार्टर नहीं है और नॉर्थ ईस्टर्न के किसी भी स्टेट में असम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो नॉर्थ उत्तर पूर्वी फ्रंटियर, ठीक? इसका था मालेगांव में, असम में। मालेगांव असम में था, ठीक? और बाकी किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। और नॉर्दर्न में स्टार्ट होता है दिल्ली से, ठीक? कि इतना था हमारा रेलवे के बारे में बातें। अब हमने रेलवे का पूरा कवर कर लिया। अब बात करते हैं रेलवे रोड, पोर्ट्स और वाटरवेज की। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें भी, क्योंकि सारी चीज़ें कंसाइज़ वे में है, तो ज़्यादा इधर-उधर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ेंगे एकदम टू द पॉइंट रहेगा। तो पहले रोड की बात करते हैं। तो भारतीय सड़क परिवहन, इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट का जो 65% हिस्सा है वो माल अ, मतलब जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए 65% वो रोड से ही होता है और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी 80% रोड बाय रोड ही होता है। तो सारा का सारा डाटा अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में है। अब रोड पे कुछ मार्किंग्स होती हैं, जैसे कि कौन सा रोड नेशनल हाईवे है, कौन सा एक्सप्रेसवे है, या कौन सा स्टेट हाईवे है, कौन सा रूरल रोड है, या फिर कौन पंचायत से गवर्न होता है। इस तरीके से उनका जो डिस्टेंस के लिए जो पत्थर लगा रहता है, उनकी जो कलर्स वेरी करते हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं जस्ट मार्किंग के लिए, कि पता चल जाए कि स्टेट हाईवे है या फिर नेशनल हाईवे है। तो जो राज्य की रोड होती हैं
राज्य की रोड होती हैं, वो पीले रंग राष्ट्रीय रोड, नेशनल हाईवे जो होती हैं, वो पीले रंग से मार्क की जाती हैं और जो राज्य की वो ग्रीन कलर से। इसी तरीके से जो ग्रामीण जो रूरल एंड अर्बन रोड्स होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करती हैं, उनको ऑरेंज कलर से मार्क किया जाता है, ठीक? और बाकी इसके अलावा जितने भी रोड्स आती हैं, किसी को ब्लैक से, किसी को ब्लू से, इस तरीके से उनकी मार्किंग की जाती है। तो जो मेन बात है, वो तो पीला नेशनल हाईवे हो गया और ग्रीन स्टेट हाईवेज़ हो गया और बाकी ग्रामीण शहरी ऑरेंज कलर से। देखो यहाँ पे ये इस तरीके से है ना, नेशनल हाईवे येलो कलर, स्टेट हाईवे ग्रीन कलर और बाकी जो रूरल रोड हो गए, वो ऑरेंज कलर और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स अदर काइंड ऑफ रोड है, वो सारे के सारे ब्लैक्स या ब्लू इस तरीके से मार्किंग की जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे उसमें पहला रोड है जीटी रोड। अभी जीटी रोड इंडिया में कहाँ से कहाँ तक है? तो अमृतसर को कोलकाता से कनेक्ट करता है जीटी रोड। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पश्चिमी मध्य गलियारा, तो वो लुधियाना पंजाब से लेकर के कोलकाता तक था, ठीक? तो उसी तरीके से ये भी पंजाब से लेकर के कोलकाता तक है जीटी रोड। इस तरीके से कनेक्ट करके चीज़ें याद हो जाएँगी। याद नहीं करना है, बस माइंड में बना रहे यही बहुत है। तो ये हो गया जीटी रोड के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा शुरू होता है श्रीनगर से और खत्म होता है कन्याकुमारी केरला में। इसकी टोटल लेंथ है 4000 किलोमीटर। इसी तरीके से पूर्व पश्चिम गलियारा शुरू होता है पोरबंदर से, गुजरात से और खत्म होता है सिलचर में। कहाँ पे? असम में, ठीक? तो इसकी टोटल लेंथ है 3300 किलोमीटर। तो अगर लेंथ के बारे में कभी पूछता है तो उत्तर दक्षिण गलियारे की लेंथ ज़्यादा है या पूर्व पश्चिम की, मतलब नॉर्थ साउथ ज़्यादा है या फिर ईस्ट वेस्ट? तो नॉर्थ साउथ की लेंथ ईस्ट वेस्ट से 700 किलोमीटर है ये, ठीक? तो इस तरीके से पता हो गया। और एक बात और इसमें है कि दोनों गलियारे आपस में कट करते हैं, वो झांसी में कट करते हैं, यूपी में। अब दोनों की लेंथ के बारे में पता, अब टोटल लेंथ की बात करेंगे तो 7310 मतलब 7300 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जब दोनों की लेंथ की बात करेंगे तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे गलियारे थे इनके बारे में। अब इनका ये अंडर डेवलपमेंट में है, मतलब हो गया है लेकिन इनको अभी और चौड़ा किया जा रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट रोड है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये जो मेजर सिटीज़ हैं इंडिया की उनको कनेक्ट करता है। तो किसको-किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये तो 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ हो गई और बाकी इन ये रोड्स जब कनेक्ट करती हैं तो और भी कई सारी सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करती हैं, जहाँ से भी पास करती हैं। तो इसमें यूपी के कई इंपॉर्टेंट सिटीज़ आ जाते हैं, ठीक? तो इस कौन-कौन से इसको देख लेते हैं, थोड़ा-सा पर्पस है तो ज़ाहिर-सी बात है वही बात है, अक्रॉस द मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं तो और बाकी 2012 में ये कंप्लीट हो गया था और इसकी जो टोटल कॉस्ट आई थी करीब 60,000 करोड़, ठीक? इसकी इतनी टोटल कॉस्ट आई थी। तो ये दिल्ली-मुंबई वाला जो है 1419 किलोमीटर लंबा है। देखो डायरेक्ट डाटा देकर के तो पूछना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी पूछ सकता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कनेक्ट जो कर रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है? तो ये जो कोलकाता और चेन्नई के बीच के जो है, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है 1684 किलोमीटर और इसी तरीके से मुंबई-चेन्नई के बीच इतनी लेंथ है, कोलकाता-दिल्ली के बीच इतनी है। अब कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ लाई करते हैं इन रोड्स पे? तो इस पर क्वेश्चन पूछता है। दिल्ली मुंबई में तो ये गुरुग्राम, जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद से पास करती है, ठीक? तो इस तरीके से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे दिल्ली है, ये कोलकाता है और ये चेन्नई है। तो ये दिल्ली मुंबई वाला जो है ये गुरुग्राम, जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद से पास होता है और इसी तरीके से मुंबई और चेन्नई के बीच में पुणे है, सतारा है और बैंगलोर है, मुंबई और चेन्नई के बीच में। और चेन्नई एंड कोलकाता के बीच विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर। यहाँ पे विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर है और कोलकाता और दिल्ली के बीच में तो धनबाद है, बनारस है, कानपुर है। धनबाद, बनारस एंड कानपुर। तो ये सारी इम्पोर्टेंट कुछ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ एडिशनल बातें थी। जहाँ से अब मतलब क्वेश्चन जनरली अगर पूछेगा तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को उठा करके पूछेगा और लेंथ के बारे में पूछ सकता है।
ठीक? और बहुत ज़्यादा टफ पूछेगा तो पूछ लेगा कि कब कंप्लीट हुआ या फिर इसका कॉस्ट, इतना भी डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन सी सबसे ज़्यादा लेंथ की है। तो जो ये चेन्नई से लेकर के कोलकाता के बीच की है, इसकी लेंथ 1684 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी बातें थी, इतनी बातें गोल्डन कोऑर्डिनेटर के बारे में। तो रोड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पोर्ट के बारे में। तो पोर्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो हैं वो देखेंगे। तो बंदरगाह, तो मेजर पोर्ट, नॉन मेजर पोर्ट, हमारे इंडिया में 2 टाइप के पोर्ट्स, मतलब इनका डिवीज़न 2 पार्ट में किया गया है, एक मेजर पोर्ट, दूसरा नॉन मेजर पोर्ट। तो टोटल 14 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें से 13 गवर्नमेंट के अंदर हैं और बाकी एक जो है वो प्राइवेट सेक्टर की है। अभी कौन-सी है आगे देखेंगे। और बाकी 200 से ज़्यादा नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, और नॉन मेजर पोर्ट्स को जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो हैंडल करती हैं, और जो मेजर पोर्ट्स को है, जो हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ये डील करती है उनके साथ। अब कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं। तो जो 95% जो व्यापार होता है बाय वॉल्यूम, ठीक? बाय वॉल्यूम जो ट्रेड है, 95% बाय ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, वो बाय पोर्ट किया जाता है। अभी इंटरनेशनल बोलने का मतलब ये नहीं कि नेशनल शामिल नहीं है। तो मेजॉरिटी पार्ट इंटरनेशनल ट्रेड ही है। तो 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 75% बाय वैल्यू, ये बाय पोर्ट होता है, ठीक? अब कुछ पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इसके बारे में फैक्ट्स पूछता है एग्जाम्स में। अभी इसी साल यूपीएससी में भी पूछा हुआ था इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में। तो जो पहला पोर्ट है वो चेन्नई पोर्ट। अभी इसको पहले मद्रास पोर्ट बोलते थे, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके चेन्नई पोर्ट कर दिया गया है। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक? आर्टिफिशियल पोर्ट मतलब कृत्रिम पोर्ट है, और इसका जो ब्रिटिशर्स ने अपने पर्पज़ के लिए बनाया था, और चेन्नई सिटी के डेवलपमेंट के पीछे भी सबसे बड़ा रीज़न है, तो यही पोर्ट है। तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, मतलब इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। अब पहला दूसरा कौन है, तो अभी आगे देखेंगे। तो ऐसे बता देता हूँ, पहला जो है वो है एक प्राइवेट पोर्ट, अडानी का पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट, और दूसरा जो है जेएनपीटी है कंटेनर के मामले में। तो ये ऑल वेदर पोर्ट है, यानी किसी भी मौसम में यहाँ पे आवाजाही की रुकेगी नहीं। अब कोचीन पोर्ट, ये कहाँ पे है? केरला में है, ठीक? चेन्नई पोर्ट तो तमिलनाडु में ही होगा, इतना तो पता ही होगा, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल। तो केरला में कौन सा है? कोचीन पोर्ट। देखो ये 2 आइलैंड पे है, 2 आइलैंड कौन-कौन से हैं? विलिंगडन आइलैंड और बल्लारपदम आइलैंड, इस पर सिचुएटेड है। मतलब इसका जो डेवलपमेंट है इन्हीं दोनों आइलैंड्स पे है, और वेम्बनाड झील के पास में लोकेटेड है, वेम्बनाड झील के पास ये लोकेटेड है। अब तीसरा जो हमारा पोर्ट है कांदला पोर्ट। कांदला पोर्ट का नाम चेंज करके कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट, पंडित दीनदयाल पोर्ट। ये इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट है बाय वॉल्यूम, ठीक? 2017 में इसका नाम चेंज किया गया और नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो कच्छ रीजन में, गुजरात के कच्छ में लोकेटेड है। और जो सर क्रीक है, सर क्रीक जो दलदल इलाका है कच्छ का, वो कांदला पोर्ट, मतलब वो कांडला पोर्ट से सटा हुआ ही रीजन है वो। तो रीनेम्ड इन 2017। तो इतनी बातें कांडला पोर्ट के बारे में। बेसिकली हम कुछ अगर कुछ पूछता है तो यही पूछेगा कि इसका नेम चेंज कर दिया, और इससे ज़्यादा कुछ पूछता है तो कब कब चेंज कर दिया गया, ठीक? 2 बातें पता होनी चाहिए, और कच्छ में है गुजरात में, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट है जेएनपीटी, इसको नवा शेवा भी बोलते हैं। तो जेएनपीटी का पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, अभी मैंने बताया ना। तो तीसरे पे कौन सा था? चेन्नई पोर्ट था। अभी पहले पे आगे आएगा। तो जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, पश्चिम समर्पित माल गलियारे जो हैं, तो वो आकर के यहीं पे खत्म होता है, इसका टर्मिनल यहीं पे। अभी स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ था? मैंने ऊपर बताया था दादरी में। दादरी कहाँ पे है? ये एक इंडस्ट्रियल जोन है नोएडा में। अब मुंबई पोर्ट, ये प्राकृतिक गहरे पानी का पोर्ट है, एक मतलब नेचुरल पोर्ट है, और पश्चिम तट के मध्य में सिचुएटेड है, ठीक? और न्यू मैंगलोर पोर्ट में क्या है कि ये पनाम्बूर कर्नाटका में है, लोकेटेड है पनाम्बूर कर्नाटका में। और ये भी एक डीपेस्ट इनर हार्बर ऑन द वेस्ट कोस्ट, मतलब काफ़ी गहरा ये भी है, जस्ट लाइक मुंबई पोर्ट। अगला है हमारा पारादीप पोर्ट। ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है, और ये भी एक नेचुरल पोर्ट है, गहरे पानी का पोर्ट ये भी है, और महानदी
का जो मोहाना है वहाँ पे लोकेटेड है। महानदी का मोहाना मतलब जब बंगाल से जाकर के मिलती है, तो वहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ है पारादीप पोर्ट का। अगला है हल्दिया पोर्ट। तो हल्दी हल्दी और हुगली नदी का जो कॉन्फ्लुएंस है, हल्दी और हुगली नदी के कॉन्फ्लुएंस में ये पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। तो अब इसको कौन डील करता है, तो इसका जो भी देख-रेख है वो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट करती है। अब नेक्स्ट जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। ये नदियाँ जगह है वहाँ पे है और एक तरीके का मतलब नदियाँ नहीं मतलब एक तरीके का रेवाइन पोर्ट है, ठीक? मतलब रेवाइन पोर्ट का कहने का मतलब है कि जो रिवर्स पहले आकर के इसमें इसका जो इनिशियल डेवलपमेंट है वो रिवर वाटर में फिर जा करके फाइनली ओशियन में मिलती है, ठीक? तो भारत का सबसे पुराना पोर्ट है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज़ से इसको कैप्चर किया था, उसके बाद इसका डेवलपमेंट हुआ, फिर यहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स यहीं से हुआ था और जो फॉरेन कंट्रीज़ में भारत से जो लेबर्स एक्सपोर्ट किए गए थे डिफरेंट पर्पज़ से, तो इसी पोर्ट से किए जाते थे। ठीक जैसे कि मॉरिशस में आज इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, सूरीनाम में बहुत ज़्यादा है, तो सारे के सारे जो इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में भेजे गए थे, तो इसी पोर्ट से के माध्यम से भेजे गए थे। अब विशाखापत्तनम पोर्ट, ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य संचालित आंध्र प्रदेश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह। थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड ओनली मेजर पोर्ट इन द आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का इकलौता सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है? विशाखापत्तनम पोर्ट। अब वियो चिदम्बरनार पोर्ट, ये कहाँ है? तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। अभी पहला कौन-सा था? चेन्नई था, वो एक आर्टिफिशियल पोर्ट था, हार्बर था। अब वियो चिदम्बरनार ये भी एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक? सेकंड लार्जेस्ट इन तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु में एक और है यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, एक और पोर्ट है जिसको बोलते हैं कामाराजार पोर्ट, कामाराजार, ठीक? ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक कॉर्पोरेटिव पोर्ट है, यानी कि कॉर्पोरेट सोसाइटी जो है इसके देख-रेख में अ, मतलब जो भी है उनका उसका सारा का सारा इंटरेस्ट कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ देखती हैं, बजाए इसके कि कोई प्राइवेट ओनर या फिर स्टेट गवर्नमेंट। कामारज़्ज़ार पोर्ट और ये क्या है? ये एक नेचुरल पोर्ट है और चेन्नई से बहुत दूर नहीं है, करीब 50 किलोमीटर के रेंज में ही है, ठीक? कामारज़्ज़ार पोर्ट। अब मुंद्रा पोर्ट के बारे में बात करें तो एक प्राइवेट पोर्ट है, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट एंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट और लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है, ठीक? कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये गुजरात में लोकेटेड है। तो इसको कौन ओन करता है? अडानी ग्रुप ओन कर इसको अडानी ग्रुप ओन करती है, ठीक? तो पोर्ट के बारे में इतनी सारी बातें थी, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है पोर्ट से रिलेटेड तो मेरे हिसाब से तो इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। अब नेशनल वाटरवेज की बात करते हैं, तो नेशनल वाटरवेज कुछ खास नहीं है, बस 2 वाटरवेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए हैं। क्योंकि नेशनल वाटरवेज में इंडिया में ऐसा ऐसा कुछ खास डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है। तो एक तो नेशनल वाटरवे 1 जिसको इंडिकेट किया गया है, एक नेशनल वाटरवे 2 तो ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच अभी अंडर डेवलप्ड है। 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है और एक धुबरी से सदिया के बीच में है असम में, ये 682 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये 2 बातें थी नेशनल वाटरवेज के बारे में, बस ये थोड़ा इम्पोर्टेंट थी। बाकी और भी वाटरवेज है, वैसे तो 500 से ज़्यादा वाटरवेज को नोटिफाई किया गया है, लेकिन एक तरीके से अभी उनका डेवलपमेंट उस स्तर पे है नहीं। लेकिन हमारे लिए जो 2 इम्पोर्टेंट वाटरवेज थे वो वाटरवे 1, वाटरवे 2। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कंप्लीट हमने पोर्ट भी कर लिया और वाटरवेज और रेलवेज सारी की सारी चीज़ें कवर हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी पे कोई नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।